अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और उसके बाद हम बात कर रहे हैं ज़ाहिर है 24 सितंबर के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अब तक महसूस हो रहे हैं। कोई ज़लज़ले के झटके थे या सुनामी था जो आके चला गया। डी चौक तक आए, उसके बाद डी चौक पर आके बड़े बड़े बुलंदबांग दावे किए गए और बुशरा बीबी ने एक तरह से लीड किया तमाम तर मामलात को। उसके बाद जब देखा कि कोई फोर्स इन एक्शन आ रही है और आर्टिकल 245 के तहत जिस तरह फ़ौज को तलब किया गया, वो वाला जोन जो रेड जोन है जिसके पार आपको नहीं जाना था डी चौक की तरफ, आपने सिर्फ डी चौक तक आना था। जब आपने उसको क्रॉस करने की कोशिश की तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को आगे कर दिया। उसके बाद फिर बत्तियां बुझ गई, बिल्डिंगें खाली हो गई, लगा बहुत सिवियर ऑपरेशन होगा और ऐसा सिवियर ऑपरेशन हुआ। और बत्तियों के गुल होने का क्या फ़ायदा उठाया अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी ने, दोनों मनसेरा में पाए गए। और बाकी सुना है कि कुछ अपनी गाड़ियां छोड़ गए। जो गाड़ियां छोड़ गए, आज हम सुन रहे हैं लतीफ़ खुसा साहब ने कहा है किसी और प्रोग्राम में कि 278 बंदे मारे गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उनमें से जो सपोर्टर्स हैं उनको 278 का फिगर दिया है। और हर एक फ़र्द के लिए 1-1 करोड़ रुपए अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको देने का वादा किया है। तो ये 1-1 करोड़ विच मीन्स 278 करोड़। लेकिन मोहसिन नकवी साहब बज़िद हैं कि यहाँ पर एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। कोई एक है तो हमें बताएं, आप अस्पतालों में जा जाके लाशें न ढूंढें। सुने क्या कह रहे हैं। पुरअमन तरीके से जा रहे थे तो आखिर हमारे रास्ते में ये रुकावटें डालकर हमारे ऊपर हर तरह का तशद्दुद, इवन के गोलियां क्यों बरसाई गई। हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए। ये धरना एक तहरीक है, ये जारी है, हर तरह से जारी है। आप लोगों को गोलियां मार के वहां पे गिरफ्तार करके नहीं छोड़ोगे तो लोग एक और तरीके से आएंगे। आज जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज ढूंढ लें। भाई मुझे बता दो कि कौन सा बंदा आपका मरा है, कौन मरा है, क्या मरा है, कोई हमें डिटेल बता दो। आपके हर कैमरे में, हर मोबाइल में उस टाइम फुटेज बना रहे थे, कहीं एक फायरिंग की फुटेज बता दो, कुछ बता दो, कुछ तो बता दो। 31 दिसंबर के बाद कोई अफगान शहरी NOC के बगैर इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा जी। और NOC के बगैर कोई इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। अफगान शहरी बहुत सारे गिरफ्तार हुए हैं, ये अफगान शहरियों को लेकर आते हैं। ऑफ कोर्स इसमें उन्होंने कहा कि राइटर्स हैं, इसमें जो चोरी करने वाले हैं, राइट्स फैलाने वाले लोग हैं, सब जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो बैंड हैं, उनके लोग भी इसमें शरीक थे इस तहरीक में। लेकिन वो तहरीक अब कैसे चलेगी आगे, ये क्या होगा। इमरान खान साहब को लेकर जाना था वापस, लेकिन कल इमरान खान साहब ना मिल सके उनसे। और ये बात भी अभी समझ नहीं आ रही कि कौन किसको लीड कर रहा था। यहाँ तक कि आज शौकत यूसुफजई साहब भी बरस पड़े, पार्टी पर फट पड़े और उन्होंने बहुत सारी बातें की। लेकिन फटने के हवाले से तो आज शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने जो पीसफुल उनका एक अकॉर्ड का जो पूरा एक तरीकाकार है, आज उन्होंने उसको भी खुदा हाफिज कहकर उन्होंने बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन्वेस्टर्स को इंगेज करें, बैरून मुल्क से लोगों को बुलाएं, अपने मुल्क में उनको इज्जत दें और बाहर गोलियाँ चल रही हों, टेयर गैस शेयरिंग हो रही हो, तो इट doesn't put a good of course face and ये नहीं चल सकता मजीद। So are we looking at a ban, possible ban on the party or not? Of course ये भी हम आगे जाके प्रोग्राम में बात करेंगे। हाथ तोड़ देंगे उनके जो मुल्क के जो आड़े हाथों आएगा और मुल्क को आड़े हाथों में लेने की कोशिश करेगा, वो हाथ तोड़ देंगे। और ऑफ कोर्स इस पर मजीद बात करेंगे। यहाँ से मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब और हुमायूं मोमिन साहब सेनेटर PTI से बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक इत्तेहादी है, इम्पोर्टेंट। ज़मीर घुमरो साहब, जाहिर है आप कैब काबीना में तो नहीं है, लेकिन एक इत्तेहादी तो आप हैं नून लीग के। दो पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं। एक, इस पार्टी को बैन किया जाए क्योंकि वो कह रहे हैं ये तहरीक नहीं है, तखरीब है, तखरीबकारी हो रही है। और ऑफकोर्स उसके बाद जिस तरह कल हमने देखा कि जिस तरह से रेंजर्स को शहीद किया गया और भी चीज़ें हुई, तो उस हवाले से बैन की तरफ जा सकते हैं। या फिर हम देख रहे हैं कि गवर्नर राज का मामला आ सकता है। दोनों चीज़ों में ही आपको डिसीजन लेनी पड़ेगी। आप किस तरफ टिल्टेड हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शुरू से ही जो है वो यही कह रही है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो बैन नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको पॉलिटिकली डील करना चाहिए। अभी जो PTI ने एहतजाज किया है उससे वो पॉलिटिकली बहुत पीछे चली गई है और उनका जो एहतजाज जो फेल हुआ है वो उन्होंने उजलत में किया, कोई होमवर्क नहीं किया गया था और उनके इंटेंशंस पीसफुल नहीं थे। और इवन उनके जो इत्तेहादी थे मौलाना फजल रहमान और अचकजई साहब,
वो भी उनको जो है वो उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। तो इन्होंने जो है वो जो पॉलिटिकल जो है वो इनको नुकसान पहुंचा है पीटीआई को इस डिस्कम्फीचर से, तो मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ा है और उनसे पॉलिटिकली डील करना चाहिए और इसको जो है वो इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि पॉलिटिकल किसी पार्टी को इनको फिर जो है वो शहीद नहीं बनाया जाए। ये तो शहीद बनना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारी पॉलिसी ये होगी कि हम इनको शहीद बनाएं और इनको जो है ज्यादा स्पेस दे दें, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ही जो है ना वो तबाह कर दिया है ये एहतजाज करके। ये इल टाइम था, इनकी डिमांड्स ऐसी नहीं थी जिनका ताल्लुक आवाम से था, और इन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए केपी से जो हेड कर रहे थे कि हम कफन बांध कर आएंगे, उससे जो तासर आ रहा था वो वायलेंस का आ रहा था। इस वजह से वो गवर्नमेंट जो है वो बड़ी ज्यादा हार्ड हुई कि ये इस्लामाबाद में, और एक फॉरेन डिग्नेटरी जो है वो विजिट कर रहा था। लास्ट टाइम भी एससीओ के दौरान यही हुआ था कि उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया था, बाद में उन्होंने उसको मौखर किया था। तो मेरे ख्याल में इल टाइम था, इनकी तैयारी नहीं थी, इनके अलाइज नहीं थे, पॉलिटिकली आइसोलेटेड थे, और ये बड़ा इनके लिए धचका है। तो इनसे पॉलिटिकली डील किया जाए और इनको ज्यादा जो है वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं दिया जाए। गवर्नर राज के हवाले से आप क्या कहेंगे केपी में? मेरे ख्याल में गवर्नर राज आर्टिकल 234 में लगाया जाता है, जिसमें यह है कि और 232 में आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें यह है कि इफ द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस इज नॉट बीइंग कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर राज लगा सकता है, लेकिन उसको पार्लियामेंट जो है वो सेनेट और नेशनल असेंबली 10 दिन के अंदर जो है वो अप्रूव करेंगे। वो हालात तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और कि जो है वो इन्होंने केपी गवर्नमेंट ने जो इसको यूज किया है अपनी गवर्नमेंट को वायलेंस के लिए, और जो इस्लामाबाद पर कैपिटल पर जो है वो धावा बोला है, जैसे रिसोर्सेज यूज किए हैं, और जैसे गवर्नमेंट ऑफ द केपी इज नॉट बीइंग कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारी पार्टी की जो है वो शुरू से पॉलिसी यही रही है कि जो है वो पॉलिटिकली डील किया जाए। आगे चलकर क्या हालात होते हैं, क्या गवर्नमेंट सोचती है, तो वो पार्टी डिसीजन करेगी। लेकिन मौजूदा हालात में जो केपी में हैं, देखिए पारा चुनाव में इतने 85 लोग जो है वो शहीद हो गए, उसके बावजूद उन्होंने जो है वो मुलतवी नहीं की अपनी कॉल। या इस सूरत हाल में जहां उनकी गवर्नमेंट है, जहां सूबे में ऐसे हालात हैं कि 85 लोग शहीद हो जाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रहती है, चीफ मिनिस्टर इज नॉट अवेलेबल देयर इन पाराचुना, वो जो है वो इस्लामाबाद पर दावा बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये लोगों में जो मैसेज गया है इनका, वो बिल्कुल नेगेटिव गया है, और इनको पॉलिटिकली जितना नुकसान पहुंचा है इस लॉन्ग मार्च से, वो मेरे ख्याल में उसकी तलाफी नियर फ्यूचर में जो है मुमकिन नहीं है। बाकी केपी में जो हालात हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग तो वो वही हैं कि वो गवर्नमेंट जो है वो इज नॉट बीइंग कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो फैसला करता है जाहिर है कैबिनेट करती है, पॉलिटिकल पार्टीज करेगी, काबीना तो मंजूर कर देगी। वो कह रही हूँ कि द बक स्टॉप्स एट यू ना, द बक स्टॉप्स एट यू। बैन करना है तो भी आप बीच में आते हैं, क्योंकि मामला अगर कोर्ट जाता है तो ऑफ कोर्स वहां पे अपने मनपसंद आईनी बेंच तो बना लिया, लेकिन द बक स्टॉप्स विद यू एट गवर्नर राज ऑल्सो, एंड पार्टी को बैन करने के हवाले से भी। तो आप कह रहे हैं कि बात करनी चाहिए, ठीक है, बात करने के हवाले से बात कर लेते हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब, ये कल क्या हुआ, किसने लीड करना था, किसने आगे आना था? वी थॉट असद कैसर साहब, आतिफ खान साहब, इनको ये टास्क दिया गया था अली अमीन गंडापुर साहब के साथ कि इन्होंने लीड करना है प्रोसेशन को। उसके बाद बुशरा बीबी की जो तर्जुमान है मशाल, उन्होंने एक दिन पहले बता दिया कि बुशरा बीबी इसमें शरीक नहीं होंगी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर अचानक से सरप्राइज कि बुशरा बीबी ना सिर्फ ये कि उस पर शरीक हुई, बल्कि उन्होंने बिल्कुल मेन स्टेज लिया और उन्होंने सबको शी गार्नर्ड ऑल द सपोर्ट दैट शी कुड, एंड शी केप्ट इट अलाइव, द प्रोटेस्ट अलाइव। लेकिन जाहिर है बुलंदबांग दावे पूरे नहीं हुए, लेकिन वो मौजूद रही। सो नाउ शुड वी से कि मौरूसी सियासत को छोड़ के बुशरा बीबी हैज द की टू द पार्टी नाउ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इस तरह है कि एज ऑफ नाउ जो सारे लोग कह रहे हैं जो बुशरा बीबी ने किया है, वो बेसिकली उन्होंने अपने खावन के लिए एक स्टैंड उठाया है, ठीक है, चूंकि उनके खावन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है इमरान खान। तो जो प्लेटफॉर्म जो जहां से वो जा रही है या जहां से उन्होंने उस चीज को किया है वो पीटीआई का यूज किया, बट दैट डजंट मीन कि शी इज अ पॉलिटिकली एक्टिव पर्सन।
हुमायूं साहब, can I please interrupt you? Can I please interrupt you for a second? Can I please interrupt you? बहुत सारी खवातीन हैं जिनके हस्बैंड मिसिंग है या जेल में है और वो रोज प्रेस क्लब में बैठी होती हैं। अगर उन्होंने इस तरह की तहरीकें चलाना शुरू कर दी और फिर हम कहेंगे कि नहीं लीड नहीं कर रही वो, तो मतलब अगर सब खवातीन अपने हस्बैंड से मोहब्बत ही करती हैं, वो यही करें फिर? देखिए मेरी बात सुने जी। अगर फर्ज करें कोई ऐसी खातून हो जिसका मियाँ पॉलिटिकली एक्टिव हो, तो वो जब यूज करती हैं तो ऑब्वियसली हम उसको कह सकते हैं कि जी ये पॉलिटिकली एक्टिव है, हालांकि वो एक्टिव ना भी हो। हाँ। लेकिन अगर कोई आम खातून हो जिनके पास कोई पॉलिटिकल वो नहीं होता, तो वो बेचारी क्या करती है, धक्के खा रही होती है। हमने देखा है जिस तरीके से जो मुख्तलिफ लोग हैं, जो औरतें हैं, जिस तरीके से उनके साथ क्या हो रहा है। तो मैं ये कह देना कि वो पॉलिटिकली एक्टिव है, मैं एज ऑफ टुडे मैं उसमें एग्री नहीं कर रहा। ओके। रही बात ये कि कल क्या हुआ है, देखिए कल बेसिकली ये हुआ है, अभी मैं बातें सुन रहा था, ये बहुत अच्छी बात होती है कि जी ये इनका हक है, लेकिन हम इनको इनका हक लेने नहीं देंगे। क्यों? जब ये निकलेंगे तो हम सबसे पहले अटक के पुल पे वहाँ पे खंदक खोदेंगे और वहाँ पे हम कंटेनर्स लगा देंगे और कंटेनर के इस तरफ से हम आंसू गैस फेंकेंगे। अगर इन्होंने वो तोड़ दिया तो फिर हम बुरहान के ऊपर एक और जगह पे कंटेनर लगाएंगे और वहां पे करेंगे। वहां से इन्होंने कर लिया तो हम टोल प्लाजा के ऊपर इनके साथ ये करेंगे, वहां से कर लिया तो हम। पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी तो था ना मोहम्मद साहब कि आप नहीं आ सकते। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। जो पॉलिटिक्स होती है ना, जो पॉलिटिक्स होती है उसकी जो रूह होती है, उनमें से एक चीज होती है जो आर्टिकल 15, 16 और 17 है, जिसमें आपके पास ये राइट होता है कि आप जाके प्रोटेस्ट करो। और सारी दुनिया में हर मुल्क में एक जगह ऐसी होती है, जैसे तकवीम स्क्वायर है, जैसे तहरीर स्क्वायर है, जैसे कैपिटल हिल है, बहुत सारी जगह होती है। उस जगह पे जाके हर एक इंसान जिनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होती है वो उधर जाके या एहतजाज करते हैं, या अगर उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होती है तो किसी खास जगह पे जाके वो अपने क्या कर सकते हैं, जलसे करते हैं। जितना बड़ा जलसा कर सकते हैं उतना उस लिहाज से करते होते हैं। ये हर जगह पे होता है। हाँ, इसमें ये जरूर चीज है कि आप ये प्रियम्प्ट नहीं करते हो कि यार तुम निकलोगे तो तुम लोगों ने तो मार्च करनी है। पिछले 4 उसमें किसी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई मार धाड़ नहीं हुई, लेकिन हाँ हमें जरूर आंसू गैस हमारे ऊपर फेंकी गई। जब आप आंसू गैस फेंकोगे तो आगे से नॉर्मल चीज है, पूरी दुनिया में होती है कि पथराव होता है। 24 ब्रेकिंग न्यूज। और अभी आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक दिफा के शोबे में ताउन समेत इलाकाई सलामती से मुतल्लिक उमूर पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने आलमी और इलाकाई उमूर में बेलारूस के किरदार को सराहा है। आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर ने मुलाकात की है। इस बारे में मजीद बात करेंगे अहमद मंसूर से। अहमद मंसूर, इस मुलाकात का अहवाल बताइए। देखिए, जैसे बेलारूस के जो सदर हैं, एक बहुत अहम जो वफद के साथ पाकिस्तान के दौरे पर हैं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ उन्होंने मुलाकात की है और ये मुलाकात इस्लामाबाद में हुई है। इस मुलाकात में जो 2 तरफा अमूर हैं, इलाकाई ताउन और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उस पर बातचीत की गई है और दोनों जानब से बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मजीद वसअत देने की अज़म का इज़हार किया गया है। ISPR ने इस मुलाकात के हवाले से जो एलानिया जारी किया है, उसमें ये बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आलमी और इलाकाई अमूर में बेलारूस के किरदार को सराहा है और 2 तरफा ताल्लुकात को वसअत देने के अज़म का इज़हार किया है। जो सदर अलेक्जेंडर हैं बेलारूस के, उन्होंने इलाकाई अमन इंतजाम के फरोग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया है। जी ठीक है अहमद मंसूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेरेंट्स या भाई या कुछ, और या फिर आप ही लोगों के रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि वो एक वैन में एक रिपोर्टर था, उसने बताया शनाख्ती कार्ड के साथ कि इस बंदे को गोली लगी है। वहां पे एक बाप ने बताया। अच्छा, फिर उसके बाद एक रिपोर्टर ने बताया, फिल्म में वहां पे 3 उन्होंने लाशें बताई थी और वहां पे बातें हो रही थी कि हमारे पास 37 आए हैं, कुछ उधर पड़े कुछ उधर पड़े। मैंने सिर्फ वो देखी है, उनमें कितनी सच्चाई है, कितने वो है, ये वक्त के साथ होगा। लेकिन देखें, जब आप अपनी चीजें छुपानी होती है, गलत काम छुपाने होते हैं, आप रात के अंधेरे में करते हैं। मुझे नहीं समझ आई कि उधर अंधेरा करने की जरूरत क्या थी।
फिर उसके बाद जो गाड़ियां थी वहां पे, जो इधर उधर गाड़ियां थी, उनके शीशे कैसे सारे टूट गए? मुझे ये समझ नहीं आती। अगर आंसू गैस के साथ होते तो आंसू गैस के शर्त से शीशे नहीं टूटते। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो शीशे कैसे टूट गए सारी गाड़ियों के? उनके सब गाड़ियों के टायर कैसे पंक्चर हो गए? ये सारी चीजें कैसी हो गई? मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसी हो गई। अगर आपको समझ आती है मुझे भी बता दें। नहीं, अच्छा, तो वो ये भी तो हो सकता है कि वो मनसेरा भागने के लिए, भगाने के लिए उन्होंने अंधेरा किया होता क्या? अच्छा, आपको एग्जिट दिया हो। बस गाड़ियां कैसे टूट गई? अंधेरे में गाड़ी कैसे टूट गई? ये मुझे समझा दे। हाँ। उसके बाद जो परेड हो रही थी, उस परेड में दिखा रहे थे कि ये गाड़ियां, कि ये वैन है, ये सारे बसें सारी है, उनके शीशे टूटे हुए, उनके टायर सारे पंक्चर हुए। अच्छा, मोहम्मद साहब, अब बात ये है कि ये बात आपकी दुरुस्त है, 9 मई वाली तरह से आप कहेंगे कि इसमें भी जुडिशल इंक्वायरी बुला लें, जुडिशल कमीशन बना लें, लेकिन ये नहीं होगा। और जाहिर है कि जो बात है इस वक्त हक की बात वही कर रहे हैं जो पावर में है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आप बैन से बचने के लिए अपने लिए जी सर, मैं जुडिशल कमीशन के इसलिए नहीं कहूंगा कि मुझे पता है कि बेंच हमारा अपना है, ठीक है ना। मैं कहूंगा बिल्कुल इसी तरीके से जैसे 2011 में जब नॉर्वे में एक टेररिस्ट ने अटैक किया था, उसने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पर भी अटैक किया था, बॉम्ब ब्लास्ट किया था, और उसने फिर जाके समर कैंप में कोई ख्याल में 101 बच्चे को उसने मारा था, ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा था आई वांट टू हैव अ पब्लिक हियरिंग, कि मुझे पता चले कि हमने कहाँ कमी की थी। फिर उसके बाद जब उस पब्लिक हियरिंग का रिजल्ट आया तो पता चला कि उसका ऑलरेडी लोगों को शक था कि ये सब कुछ करने लगा है। तो अगर उस शक को लिहाज से उसके पूछ-गुछ होता तो वो सब कुछ ना होता। मैं ये चाहूंगा ये पब्लिक हियरिंग हो, ओपन हियरिंग हो, पता चले कि क्या हुआ है। आपने आई एम श्योर वो विजुअल देखा होगा कि वो एक लड़का नमाज पढ़ रहा है, उसको पुलिस वालों ने ऊपर से धक्का दे के फेंका है। इज दैट द माइंडसेट? आप बात क्या कर रहे हो? बट सर ये भी तो है ना, दे ट्राई टू नेगोशिएट विथ यू। बैरिस्टर सैफ को बुलाया गया, बैरिस्टर गौहर ने नेगोशिएट विद दैट गाय जिसको इन्होंने धक्का दिया था, उससे नेगोशिएट किया था? नहीं, नेगोशिएट उससे पहले हमने विजुअल देखे थे कि वही लोग चढ़े थे ऊपर, वहां पे वो गले मिले थे आर्मी वालों के साथ, गले मिले थे, हाथ मिलाया था। उसके बाद ये पुलिस, पंजाब पुलिस आ गई, उन्होंने जाके नीचे बंदे को फेंक दिया। चले, मैं क्या कह सकती हूँ। मैं घुमरो साहब, आप अगर हमें थोड़ी सी रोशनी डालें इस बात पे कि क्योंकि मॉडल टाउन का एक सानिया हुआ, उसको नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। फिर 9 मई हुआ, उसमें भी पता नहीं सजाएं होनी है नहीं होनी है, उसमें भी सीसीटीवी फुटेजेस चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें बहुत वाजे हैं, कुछ चीजें वाजे नहीं भी है, कुछ लोग नहीं भी हैं जो इन्वॉल्व उसमें, वो भी इम्प्लीकेट हो जाते हैं। इनकी तरफ से भी ये कह रहे हैं गाड़ी के शीशे टूटे हैं, गाड़ियों के टायर पंचर हुए हैं। जाहिर है तसादुम होता है तो दोनों तरफा होता है, दो तरफा ही होता है, कहीं से ज्यादा कहीं से कम तो नहीं कह सकते। लेकिन क्या मतलब व्हाट इज द ट्रूथ, और इसके ट्रूथ को ढूंढते ढूंढते हम क्या करेंगे? मतलब अब बात पॉलिटिकल एंगेजमेंट कैसे फॉरवर्ड जा सकती है? मेरे ख्याल में इनको तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो कंटिन्यूसली ये कहा जा रहा था कि आप टॉक्स में एंगेज हों, और पार्लियामेंट में जो है वो 26 अमेंडमेंट के दौरान इनको एंगेज भी किया गया, और लेकिन बाद में वो उन्होंने उसको डिस्क्लेम किया। मौलाना फजल रहमान ने इसको 26 अमेंडमेंट में एंगेज किया, इनके मुतालबात माने गए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बना। तो ये इसमें एंगेज होते हैं, लेकिन बाद में ये अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए ये आकर कहते हैं कि नहीं, हमें तो गवर्नमेंट से बात ही नहीं करनी, हमें तो ये तो जो है वो हम इनकी हैसियत को तस्लीम नहीं करते, ये तो जो है वो गवर्नमेंट ही नहीं है। तो जब आप किसी की हैसियत को तस्लीम नहीं करते तो फिर टॉक्स कैसे होंगी? तो आपके जो सियासत में मुखालिफ हैं उनके साथ तो आप कटे बैठे हैं, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब हैं और महमूद अटकज़ई साहब हैं, वो तो इनके तो वो मुखालिफ थे, उनके साथ तो ये बैठे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामेंट में है उससे बात नहीं करेंगे। तो ये इनका जो डबल स्टैंडर्ड है ना, वो इस वजह से इनको पॉलिटिकली आगे नहीं जाने दे रहा। दूसरी बात है कि हुकूमत के टाइम पे क्या क्या धरने नहीं हुए। मौलाना फजल रहमान सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े रहे, ये पूरा पीडीएम खड़ा रहा, ट्रक लेकर मरीम नवाज साहब पहुंच गई, रेड जोन में पहुंच गई, इतनी सारी चीजें हुई। तो मैं कह रही हूँ डबल स्टैंडर्ड दोनों तरफ है ना, अपने लिए सही है, दूसरे के लिए गलत है।
देखिए ये तो फिर वायोलेंस का ऐलान करके आते हैं। इनकी कंडक्ट तो देखें ना, इन्होंने मॉडल टाउन में जब इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, क्या किया? वायोलेंस किया। इन्होंने 9 मई को वायोलेंस किया। तो इनकी तो आप हिस्ट्री देखें, कंडक्ट देखें, तो गवर्नमेंट तो अन्ना हो जाता है ना। जब ये खुद जो है वो ऐलान करते हैं केपी से कि हम कफन बांध कर आएंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जाहिर है इट विल टेक स्टेप्स के ये अगर आएंगे तो वायोलेंस करेंगे। और इनकी यही कंडक्ट रही है कि हम जो है वो वायोलेंस करें और हम अपनी खबर बनाएं और हम अब गवर्नमेंट को नीचा दिखाएं। भाई आप आ जाएं। मौलाना फजल रहमान है, हमने भी लॉन्ग मार्च किया था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लॉन्ग मार्च किया, मौलाना फजल रहमान सबने लॉन्ग मार्च किया। उसमें उन्होंने कोई गमला भी नहीं टूटा था, उन्होंने वायोलेंस यूज नहीं किया। ये तो वायोलेंस यूज करते हैं, तभी तो गवर्नमेंट आती है। अभी ये कहते हैं कि इतने लोग मरे हैं। अब इनकी हर पॉलिटिकल पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन होती है, तहसील सतह पर, डिस्ट्रिक्ट सतह पर, और उनके यूनिट्स होते हैं। वो फौरी तौर पर रिपोर्ट करते हैं कि हमारे बंदे गुम हैं या हमारे बंदे जो है वो मारे गए हैं। ये अभी पॉलिटिकल पार्टी है बड़ी, ये अभी तक जो है वो लोगों के नाम जो कहते हैं कि हमारे मारे गए वो रिलीज नहीं किए। वहां जो है वो शहीद हुए हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, वो बात छुपाने के लिए ये अपनी जो है वो मीडिया पर अपनी नैरेटिव बनाने के लिए ये फेक न्यूज चला रहे हैं कि हमारे इतने बंदे मर गए, हमारे इतने बंदे शहीद हो गए। ये सिर्फ जो है वो, भाई पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी होती है, वो तो लिस्ट जारी कर दे, उनके तो यूनिट्स होते हैं, फिर तहसील ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऐसे तो नहीं पॉलिटिकल पार्टी चलती। तो ये मेरे ख्याल में जो नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं वो बन नहीं रही। और ये जो है वो इनको शायद ये एक्सपेक्टेशन थी कि अक्टूबर में जो है वो इनका अपना चीफ जस्टिस आएगा, या इनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि आर्मी चीफ का जो है वो मुद्दा नहीं बढ़ेगा, वो वीक होंगे, तो हम अक्टूबर के बाद जो है वो तहरीक चलाएंगे। और इनको जब ये आर्मी चीफ अपॉइंट हो रहा था तब भी रॉन्ग कॉल मिली थी, कहीं रॉन्ग नंबर से कॉल आई थी, इन्होंने जो है अचानक मार्च शुरू कर दिया था। अभी भी इनको किसी रॉन्ग नंबर से जो है वो कॉल आई है, इन्होंने मार्च शुरू कर दी थी। इल टाइम थी और ये इनकी कोई तैयारी नहीं थी, पॉलिटिकली जो है वो कोई नैरेटिव नहीं थी। ये कहते थे कि हम मौरूसी सियासत नहीं करेंगे, वो तो मौरूसी सियासत तो इनकी हो रही थी। क्या हो रहा था? ये तो एक बहाना है ना कि बिल्कुल औरतों को मोहम्मद साहब लेकिन घुमरो साहब ये भी तो जाती करे ना। आपने 26वीं तरमीम भी ले आए, आईनी बेंच भी अपनी पसंद का बना लिया हुकूमत ने, भले बिलावल भुट्टो साहब उसको बॉयकॉट कर चुके हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इनके लिए तो सब रास्ते बंद हैं। इनको तो आप कुछ भी नहीं देने को तैयार, इनको आप इनकी मखसूस नशिस्तें नहीं देने को तैयार। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कह रहे हैं ये नहीं मानते, आप तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। इनको कुछ तो देना, आप गुडविल जेस्चर कहीं से तो दिखाएं ताकि एक वायलेंस का आंसर कम हो, टेम्परेचर्स डाउन जाए। देखिए इनका जो है वो, इनका जो आईनी बेंच बना है वो इनके मुतालबे पर बना है। हमारा जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का था वो ये था कि हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बनने दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बना है उसमें जुडिशल कमीशन में जितने 2 इनके नुमाइंदे हैं, हमारा तो पीपल्स पार्टी का 1 है, इनके 2 हैं, मुस्लिम लीग नवाज के 3 हैं। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के, और दुनिया में ये कहीं भी नहीं होता था कि जजेस अपने आप को अपॉइंट करें और अपने आप को रिमूव करें। ये हमने जो दुनिया में प्रैक्टिस है, इंटरनेशनल प्रैक्टिस, उसके मुताबिक जो है वो किया है। और ये कहेंगे कि ये हमारी बेंच हो तो ठीक है, हमारी बेंच हो ठीक नहीं है, तो वाला फैसला है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आप ना इनको मखसूस नशिस्तें देते हैं, अब आपने मतलब तौसी भी कर दी है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वगैरह की। तो ये सारे मामला आपने इनके लिए रास्ते बंद करते जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ उनके लिए कोई रास्ता तो खोले ना। नहीं, वो तो उन्होंने रिजर्व सीट्स वाले केस में जो है वो पार्लियामेंट को फेटर करना चाहता। पार्लियामेंट को फेटर कर रहे थे कि इनको नंबर्स नहीं हो कि ये 2/3 मेजॉरिटी से कोई आईनी तरमीम नहीं कर सके। और जब जुडिशरी पार्लियामेंट को फेटर करना चाहती है तो जाहिर है पार्लियामेंट भी जो है वो हरकत में आती है। और रिजर्व सीट्स वाला केस क्या है, आइन में लिखा हुआ है 51 में, उन्होंने आइन को रीराइट किया था कि 51 में लिखा हुआ है कि जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करेगी और जो सीटें जीतेगी उसको रिजर्व सीटें मिलेंगी। इन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया एज ए पॉलिटिकल पार्टी, नहीं सीटें जीती, तो इनको जो रिजर्व सीटें दी गई उसके बाद जो पार्लियामेंट में उसके बाद स्पीकर ने खत लिखा। मैं कहता हूँ, मैं समझ गई सर, स्पीकर ने खत लिखा, इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन उसके बाद गई। सर ये सब पता है। मैं मोहम्मद साहब जरा अगर जल्दी से आप फरमा दें कि आपकी जो टॉप टियर लीडरशिप थी, क्योंकि आतिफ खान साहब के टिकट नजर आते रहे, हमें वो एक झलक उनकी नजर आई, बाकी आपकी सारी लीडरशिप कहां थी? शेख वकास अकरम नजर नहीं आए, सलमान अकबर राजा साहब ट्विटर पे वीडियोस बना के लगा रहे थे, लेकिन उसके बाद मुझे वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आए। आपके बाकी सारे लोग थे कहां? मुझे अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी के अलावा तो कोई भी नजर नहीं आया। वह वो जो टॉप लीडरशिप, देखिए इस तरह है कि हमारी टॉप लीडरशिप मेनली जो थी ना वो बिटवीन जो कल्सूम प्लाजा है और जो
सेंटोरस वाले बिल्डिंग के चौक है इसके दरमियान में मेनली वहां पर थे। जो ज्यादातर वर्कर्स थे वो थे बिटवीन दी कलसूम प्लाजा और जो चाइना चौक है उसके दरमियान में थे। अच्छा, अभी मैं ये बात सुन रहा था, ये कहते हैं कि जी आप लोगों ने एक नफरी बनाई होगी, उसका बताएं कि कितने लोग मर गए। देखिए इस तरह है, हमारे वहां पे 1000 से ऊपर लोगों को इन लोगों ने अरेस्ट किया है। अब हम लोग ये तो नहीं कह सकते ना कि ये 1000 वापस नहीं आए तो ये सारे मर गए। आप लोगों को देखना होता है कि क्या है, किस लिहाज से। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। इन लोगों ने कहा था कि जी वहां पे 3 सिपाही और एक वो बंदे, वो उनकी डेथ हुई है और उसके ऊपर से हमारे प्रोटेस्टर्स जो थे वो गुजर के उनको मार दिया। वहां पे मतीउल्लाह जान ने उसी चीज की एक वीडियो बनाई, उसी चीज के जिस बंदे के भाई की डेथ हुई है वो बंदा कहता है कि हम इधर खड़े थे और वो रिटायर्ड लोग थे, वो पीछे खड़े थे। उन्होंने कहा कि इन्हीं की ये जो ऑफिशियल गाड़ियां थी, जो चूंकि ये उसके 26 नंबर चुंगी से इस्लामाबाद की तरफ थी, बाकी जो प्रोटेस्टर्स थे वो तो दूसरी तरफ थे, तो उन्हीं की वजह से हुई थी। और 2-3 वीडियोस ने जिन्हें बताई थी। फिर इन्होंने कहा है कि भी ये पिम्प के वगैरह नहीं है। मैं आपको ये बात बताता हूँ, जो हेल्थ के क्या कोऑर्डिनेटर है प्राइम मिनिस्टर साहब के, वो पिम्प में जो उनके सर टुडे द प्राइम मिनिस्टर हैज पुट हिज फुट डाउन कि ये मजीद नहीं चल सकता। 1 पॉइंट एजेंडा है आज काबीना की मीटिंग का कि अब हमें फैसला करना है कि इस फसादी जमात को, इस तहरीक को जो तकरीबकारी करती है, इसका क्या करना है। तो मैं कह रही हूँ कि यू हैव टू गेट ऑन द टेबल और यू हैव टू लाइक, ये नहीं चल सकता। इनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पूरे केपी को दहशतगर्द करार देते, क्योंकि पूरे केपी में तकरीबन 3/4 मेजॉरिटी ने 80% लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। और तो आप उन सब लोगों को कहो कि ये टेररिस्ट है। आप पीटीआई को, चूंकि पीटीआई वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो इनको हराती है, जो हरा सकती है, जिन्होंने इस दफा इनको हैंड डाउन हराया, तो उनको ये बैन नहीं करेंगे तो क्या गले लगाएंगे? इनका दिमाग, जिसने इनके लीडर को इनके घर में घुस के हराया है, वो तो आप कह रहे हैं ना, आने देंगे ये लोग हर वो काम। मोहम्मद साहब, लेट्स गेट टू सिंपलीफाई करें मामले को। यू हैव टू टॉक। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त आसिफ किरमानी साहब, वन ऑफ माय फेवरेट्स इन नून लीग। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर किरमानी साहब, आपने वक्त दिया हमें, मैं मशकूर हूं आपके। लेकिन सर पहले तो हम इस पे आ जाते हैं कि ये मैनेज कैसे हुआ, ये प्रोटेस्ट, क्या ये ठीक मैनेज हुआ? और एक मुस्तकिल मिजाजी जिसकी कमी नजर आती है कि हुकूमत करना क्या चाहती है, बातचीत करना चाहती है, बातचीत का दरवाजा बंद करना चाहती है, इनको खत्म करना चाहती है, फितना कह के इस पार्टी को खत्म करना चाहती है, बैन करना चाहती है, क्या चाहती क्या है? शुक्रिया सना बीबी। पहली बात, आप भी वन ऑफ माय फेवरेट एंकर हैं, लेकिन आपने तो तारुफ में थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है। मैं अब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं, मैं काफी अरसे से उसको खैराबाद कह चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ। ओह माय गॉड, ये मुझे क्यों नहीं पता था। नहीं, ये आपने मुझसे जरा सॉरी सर, आपका भी ये हाल है। और दूसरे एक और भी है, उनको भी मैं, सेनेटर मुर्तजा साहब, वो भी यही कहते हैं, मुर्तजा अब्बासी साहब, कि मैंने नून लीग छोड़ दी, हालांकि नून लीग के सेनेटर है। सॉरी सर जी, आई टेक माय वर्ड। नो इशू। अच्छा देखिए, बात ये है कि जो हुकूमतें होती हैं जी, उनका काम होता है एंगेज करना। अगर कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है, चूंकि ये राइट है लोगों का कि प्रोटेस्ट करना आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। अब तक जो मेरी मालूमात है, जो सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि अदरवाइज तो मीडिया पे ये कोई बात आने नहीं दे रहे थे और चीज बाहर आ नहीं रही थी, फैक्ट्स अभी भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। लेकिन जो भी मालूमात चल रही हैं, देखिए बज़ाहिर वो जो मुजाहिरीन थे वो पुरअमन थे, उन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, कोई सरकारी या निजी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना ये रिपोर्ट होता। होना तो ये चाहिए था कि जब उन्होंने ऐलान किया था तो इनको पॉलिटिकली इनको एंगेज करना चाहिए था, क्योंकि जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं उनके लिए बहुत लास्ट ऑप्शन होता है यूज ऑफ फोर्स। लेकिन सर टोल प्लाजा से कंप्यूटर चुराए गए, सॉरी कता कलाम माफ, लेकिन टोल प्लाजा से हमने वो इमेजेस जरूर देखी है जिसमें वो चुराए जा रहे हैं कंप्यूटर्स वगैरह। गलत है वो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनको वहां से निकलने से पहले एक गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर एक सूबे का, आप उसको एंगेज करते। आप बजाय इसके कि जब वो चल पड़े और उसके बाद बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए हुकूमत की होते हुए कि जी 5 मिनट में हम गोलियां मार के तो सब खाली करा देंगे। मैं ये नहीं, आई एम नॉट फॉर पीटीआई, मैं बिल्कुल पीटीआई से मेरा ना कोई लेना देना, मुझे उनका कल्चर ही नहीं पसंद, जिससे उनका गालम गलोच का कल्चर उनका है
और अब माशाल्लाह वही कल्चर जो है मुस्लिम लीग नून ने भी अडॉप्ट कर लिया है, रंग पकड़ लिया उन्होंने। तो इनको बिफोर प्रोटेस्ट उनको एंगेज करना चाहिए था, ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। देखिए 2014 में जो धरना हुआ, मैं उसमें सब मेरे सामने आंखों के हुई चीजें, उस वक्त 2014 के धरने में जो पुलिस थी वो हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। वो एक तो उसकी रीजन थी कि मॉडल टाउन वाला वाकया हुआ था, वो डिमोरलाइज थी। दूसरा, उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो नवाज शरीफ की हुकूमत के हमारे साथ नहीं खड़ी थी जिस तरह वो आज शहबाज शरीफ के साथ खड़ी है। ठीक है, चलो, लेकिन इसका हल जो सा था वो होना चाहिए था डायलॉग के जरिए, ताकि ये जो भी नुकसान हुआ है, जानी या माली नुकसान हुआ, इसकी नौबत ना आती। मुल्क को आगे लेके जाना है। अब पाकिस्तान इस वक्त एक डेड एंड पे खड़ा गया और कोई भी फरीक जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। हुकूमत जो है उसमें कुछ नामाकूल लोग हैं। असल मुझे बताइए, जो PMLN के फेसेस थे वो इन दिनों में कहाँ थे? आप पॉलिटिकल टॉडलर्स को आगे ले आए, जिनको जुमा 8 दिन नहीं हुए, जिनके भी आंख भी नहीं खुली है सियासी पैदाइश के बाद, उनको आप सामने ले आए और वो धमकियां दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, धमकियों से कभी हालात बेहतर हुए हैं? तो मैं कहता हूँ ये मिसमैनेज हुआ है और PTI को भी सोचना चाहिए कि इस किस्म के, देखिए एक उनकी बेस है KP में, वहां से वो लोग ले आए। पंजाब में एक जमाने में PMLN की बेस होती थी, अब उतनी नहीं रही, वो भी इस पे निसार करते रहे। तो हर कोई अपनी बेस पर ही इतराता है। लेकिन दोनों फ्री कैन को मैं कहता हूं कि इनको सिर्फ एक चीज सामने रखनी चाहिए और उस चीज का नाम है पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान। ये एहतजाज, तोड़ फोड़, दोनों रवैये, मैं तो जो जाती मेरी राय है, मे बी रॉन्ग, यू डोंट हैव टू एग्री विद मी, लेकिन मेरी राय आई एग्री विद यू सर। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि वो, अब देखे ना, कैजुअलिटीज दोनों तरफ हुई है, लेकिन हमें नहीं पता कि वहां कितनी हुई है। वो जो फिगर बता रहे हैं वो तो अनबिलीवेबल 278, तो वो भी नहीं हो सकता। लेकिन किरमानी साहब, ये जो आपने बात की है कि ये मिसमैनेज हुआ है, तो ये मिसमैनेज तो इसलिए भी हुआ है ना क्योंकि ये भी तो नहीं बात करना चाहते। कुछ सर पे कफन मान के आ रहे हैं, दूसरा वाला वर्गला रहा है कि जी अटक क्रॉस करके तो दिखाओ, मैं बताता हूं। मतलब ये तमाम तर जो है इनसे बचकर निकल के पॉलिटिकली एंगेज कैसे करें जब वो कह रहे हैं जी इनको खान साहब को रिहा कर दें, तो वो तो नहीं हो सकता ना सर। देखिए लेकिन उसका हल क्या है? फिर उसका हल जो उन्होंने अडॉप्ट किया PTI ने, मैं समझता हूँ वो भी गलत है जी। भाई आपने एहतजाज करना है तो महंगाई के खिलाफ करें, गुर्बत बेरोजगारी के खिलाफ करें, वो तो समझ जाती है। अब एक उनके खिलाफ केसेस हैं PTI के लीडर के खिलाफ, अब वो अदालतों में है, उसमें हुकूमत तो उनको कुछ नहीं छोड़ सकती अपनी मर्जी पर, ठीक है, अनलेस के कोई ग्रैंड NRO फिर हो एनीवे। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत को तो अकल के नाखून होश के लेने चाहिए थे ना। इस किस्म की खुली धमकियां जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, क्या हुकूमतें धमकियां देती हैं इस तरह के गोलियां मार देंगे हम तुम लोगों को, लाशें गिरा देंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये मैंने इसलिए कहा कि ये जब इन्होंने फाइनल कॉल दी थी उस वक्त हुकूमत का काम था कि अपने गुजरा की टीम बनाती और इनको भेजती, जैसे माजी में 2014 के धरनों में हमारे गुजरा जाते रहे उनसे डायलॉग करने कंटेनर में। सर हमने तो TLP से मुज़ाकरात किए हैं, जब उन्होंने 8 पुलिस वालों को शहीद किया है तो हमने तो TLP से मुज़ाकरात करते होते हुए देखे हैं। फिर आपने पीपल्स पार्टी के दौर में जब वो कनाडा से मौलाना साहब आए जी, कंटेनर में बैठ गए, तो पीपल्स पार्टी ने भी उनको एंगेज किया। कहने का मतलब है, देखिए सियासतदानों में लचक होती है जी। जिस सियासतदान में ये सियासत में लचक नहीं होगी वो फिर टूट जाती है, सियासत भी टूट जाएगी और सियासतदान भी टूट जाएगा। अब इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है, मुझे बताएं कौन इस पोलराइजेशन से मुल्क को, कौम को बाहर निकालेगा? लोग ज़हनी मरीज हो गए, मरीज अस्पताल नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल जी। और ये तहरीक चलती रहेगी बकौल अली अमीन गंडापुर साहब के, और ये तहरीक के लिए ज़रूरी नहीं है कि लोग हमेशा ऑन ग्राउंड मौजूद हों, मुअक्कल ही काफ़ी होते हैं शायद। अब बुशरा बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज अली अमीन गंडापुर साहब के साथ करनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। इसकी वजूहात की बुनियाद नहीं बताई गई, लेकिन कल तक जो डी चौक से जाने को तैयार नहीं थी, आज वो मंजर से ही गायब हैं। कल क्या फिर मंजर पर आएंगी या नहीं, ये देखने के लिए ऑफकोर्स आप हमारे साथ रहिए 24 न्यूज़ HD के, और वी विल सी यू टुमारो।